ये कि जो अभी हालात पूरे कंट्री में बन गए हैं और जिस रूप में प्रतिबंध लगा रहे हैं सब जगह, कर्नाटक और महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश, गुजरात, तो लोगों में बड़ा चिंता हो गई पूरे प्रदेश के अंदर भी। हालांकि अपने यहाँ पर केसेस कुछ कम है, फिर भी केस बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे सब साथियों को ब्रीफिंग हो जाए, कहीं जाए उठे बैठे तो कम से कम ब्रीफ कर सके। और हम लोग अभी तक क्या क्या कदम उठाए हुए हैं, आगे क्या कदम उठाना हम लोगों को, तो उनमें कोई विचार हो गया आप सबके, वो सामने आ जाएंगे। और डॉक्टर्स बैठे होंगे मेरे ख्याल से, या भंडारी बैठे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बिजनेस सिंह जी और भंडारी बैठे हैं, ये अपनी बात कह देंगे। उसके बाद हम लोग कोई बात होगी बता देंगे आपको। एसओपी जारी होगी आज होम सेक्रेटरी से, तो वो आपने तैयारी कर ली। तो बात आप सब सुन लीजिए, फिर अपन उठ के फैसला कर लेते हैं। ये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी कीमत पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम पैदा नहीं हो। जैसे आपकी दिल्ली में क्या ब्लू क्या किया उसने, येलो कैटेगरी का उन्होंने सारे फैसले किए। येलो कैटेगरी की अलग कैटेगरी बनी हुई है। हम चाहेंगे नौबत ही क्यों आए हमारे यहाँ की येलो कैटेगरी तक जाके फिर हम कई हार्ड प्रतिबंध लगाए हैं, वो नौबत नहीं आए। तो वो सब बातें हम लोगों को बैठ के करनी है, इसलिए बुलाया आपको, ब्रीफ कर दीजिए। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये जो ये 27 दिसंबर को 5 लाख बता रहे हैं आप यूएस के अंदर, और 28 को 3,70,000 पर डे, एक दिन में। तो ये क्योंकि 27 तारीख से 25 और 26 को छुट्टियां थी सर, तो कुछ इनके रिजल्ट्स जो है वो शायद 27 को रिपोर्ट हुए, तो वो डिले हो सकता है। बट फिर भी ये पर डे का फिगर से लगभग
लाख केसेस पर डे अमेरिका में भी रिपोर्ट 3,77,000 है भाई, 3 लाख। क्रिसमस के कारण गैदरिंग हुई है। वो तो है, बट इतनी 5 लाख तक पहुंच गया है। यस सर। तो 5 लाख में ओमिक्रॉन के कितने होंगे, कितने बढ़ होंगे? 3/4 सर अमेरिका में ओमिक्रॉन है सर अभी। और उसमें कैजुअलिटी वाली खबर कितनी आ रही है? सर अमेरिका में पर डे डेथ लगभग 2 से 2,500 के बीच में चल रही है। मरने वालों की संख्या आगे ऐसे नेक्स्ट लेवल में नहीं, उसमें डेल्टा है या ओमिक्रॉन है? सर अभी जो ओमिक्रॉन डेथ सर लगभग 10 रिपोर्ट हुई है सर वहाँ पे जो प्रूव है सर। इसमें सर मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा सर कि हम जब ओमिक्रॉन प्रूव करते हैं सर तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग से करते हैं सर। जीनोम सीक्वेंसिंग 100% जो पॉजिटिव आते हैं सर सबके नहीं हो पाते सर, कि जीनोम सीक्वेंसिंग टाइम टेकिंग भी है सर और कॉस्टली टेस्ट भी है सर। तो सामान्यतः इवन विकसित देशों में भी यही हो रहा है कि जैसे 5 लाख अमेरिका में आए सर तो जीनोम सीक्वेंसिंग वो 1,000 केसेस की कर लेंगे सर, और उसमें जो लगभग 3/4 ओमिक्रॉन आ रहे हैं तो उसके आधार पे लार्जर पॉपुलेशन पे ओमिक्रॉन है सर। बट जो वहाँ पे डेथ्स रिपोर्टेड है सर, अभी जो लास्ट मीडिया में आया था लगभग 10 डेथ ओमिक्रॉन पॉजिटिव प्रूव्ड केसेस की हुई है। तो वो होने लगी है सर क्योंकि ओमिक्रॉन रिसेंट एडिशन है सर, तो ओमिक्रॉन की डेथ्स भी रिपोर्ट होगी तो अब ग्रेजुअली उसमें बढ़ोतरी होगी सर। बट अभी वर्तमान में इंग्लैंड में डेथ ओमिक्रॉन से रिपोर्ट हुई है सर, अमेरिका में डेथ रिपोर्ट हुई है। नेक्स्ट सर ये जो डेथ का डेटा है सर अमेरिका में जैसा मैंने निवेदन किया 2000 डेथ से अधिक कल रिपोर्ट करी सर, उससे पहले 1700 डेथ थी, 22-23 को भी डेथ रिपोर्ट हुई है। सिमिलरली सर रशिया में काफी डेथ रिपोर्ट हो रही है सर, 900 करीब डेथ जल्दी रशिया में रिपोर्ट हो रही है सर। फ्रांस में भी 300 करीब डेथ रिपोर्ट हो रही है। इंडिया में भी 300 करीब डेथ रिपोर्ट हो रही है। इसमें इंडिया में मेजर डेथ जो है सर अभी केरला में ही रिपोर्ट हो रही है, उसके अलावा अन्य राज्यों में काफी कम है। नेक्स्ट सर ये इंडिया के अन्य राज्यों की स्थिति है, तो इसमें सर यदि अपन देखें राजस्थान को येलो से हमने इंडिकेट किया है, तो उसमें सर पिछले 2-3 दिन से सर पहले 22 दिसंबर को 19 केस थे, तब लगभग ये अपने 19-20 केसेस आ रहे थे। उसके बाद से ये बढ़ने शुरू हुए सर, 3-4 दिन लगभग 40 के आसपास रहे, फिर 2 दिन 60 के आसपास रहे, कल 97 हो गए सर। और आज भी केसेस हो सकता था जो रिपोर्ट आया है हमारे पास वो 100 को क्रॉस कर जाएगी सर। जयपुर का डेटा मेरे पास आ गया था, 91 केसेस जयपुर में रिपोर्ट हुए हैं। तो 6 दिन में आपके जो है 19 से आप सीधे 96 में लगे 6 दिन के अंदर बढ़ रहे हैं सर केसेस। और यही सर यदि अपन गुजरात को देखें सर, गुजरात 91 केस थे सर 22 तारीख को, और अब वो 400 हो गया सर, तो वहां भी 4 गुना हो गया है। इसी तरह सर दिल्ली को देखें सर तो वहाँ 125 से 500 हो गया सर, वो भी 4 गुना हो गया है सर। इसी ढंग से महाराष्ट्र को आप देखें सर तो वहाँ 1200 से 2200 हो गया, लगभग 2 गुने केसेस हो गए सर। हरियाणा में 55 से 126 हो गया सर, तो वो भी लगभग 2.5 गुना हो गया है। यूपी में भी 19 से 80 भी 4 गुना हो गया सर। तो सभी जो मेजर स्टेट्स हैं सर वहां पर लगभग 4 गुना से 5 गुना केसेस पिछले एक हफ्ते में इंक्रीज। मध्य प्रदेश में जो 19 से 42 हुए हैं सर, तो ज्यादा संख्या में डबलिंग नहीं हुई है, परंतु इन्होंने जो एसओपी जारी करी है सर उस पर इन्होंने लिखा है क्योंकि हमारे पड़ोस में गुजरात है यस सर, और गुजरात में संख्या बढ़ रही है, इसलिए हम लोग भी वो सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नाइट कर्फ्यू और अन्य एक्शन ले रहे हैं। सर तो वहां तक ये मध्य प्रदेश गया है कि गुजरात में स्थिति को देखते हुए फैसले कर रहे हैं, सर तो आपको भी सब फैसले देखते हुए करने पड़ेंगे। नेक्स्ट डेथ्स का सर जैसा मैंने निवेदन किया था, मेजर डेथ्स केरला में रिपोर्ट हो रही सर। ओवरऑल जो लगभग 300 करीब डेथ्स हैं उसमें से 200 से 250 के बीच में डेथ केरल में है सर। 20-22 डेथ महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रही है। अन्य राज्यों में अभी आइसोलेटेड स्पोरेडिक केसेस ही आ रहे हैं। बड़ी संख्या में डेथ अभी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 3 राज्यों में आ रही है। तो सैंपलिंग जैसा श्रीमान ने निर्देश दिए थे सर, लगातार हम बढ़ा रहे हैं। अभी पर मिलियन पॉपुलेशन पर डे 346 है सर। 500 का लक्ष्य आपने दिया था सर, तो उसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं और वो सैंपलिंग हमारी अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। और साथ साथ सर जिन जिलों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां पे और भी अधिक सैंपलिंग करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। नेक्स्ट सर पॉजिटिव केसेस का जो डेटा सर ये भी अपन देखें सर, तो ये पिछले दिनों में बढ़ते अभी 97 हुआ है। और जो सर अन्य देशों में भी देखा गया सर, ये हॉकी स्टिक वाला जो ग्रोथ होती है अन्य देशों में उस ढंग से अचानक से इंक्रीज देखी गई है। हालांकि अभी तक अपने यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज है, आगे का ट्रेंड अभी
कह पाना मुश्किल है कि क्या रहेगा, बट हमें तैयारी उसकी कर लेनी चाहिए सर कि संख्या अब बढ़ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है सर, लोग बाहर घूम फिर रहे हैं, तो संख्या बढ़ने की संभावना दिख रही है। सर जो पॉजिटिव केसेस सर्वाधिक जयपुर में आ रहे हैं सर, हालांकि सर जयपुर में बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग काफी विगरसली हम लोग कर रहे हैं सर, और जितने केसेस आ रहे हैं सर उसमें से 50% केसेस तो कॉन्टेक्ट्स के हैं और लगभग 50% फ्रेश केसेस जो मार्केट में जिन्होंने इधर उधर से इन्फेक्शन लिया वो आ रहे हैं सर। और अन्य जिलों में भी अब धीरे धीरे केसेस सर, पहले जब हम श्रीमान के समक्ष रिव्यू हो रहा था सर, तो अधिकांश जिले 0 केसेस के साथ थे सर। अब बहुत कम जिले बचे हैं सर जहाँ पे 0 केसेस हैं, बाकी अधिकांश जिलों में केसेस आ गए हैं सर। नेक्स्ट एक्टिव केसेस की ये सब जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उसमें एज ग्रुप का एनालिसिस है सर, तो जो एक्टिव एज ग्रुप है वो 65% 20 से 60 साल के एज ग्रुप के लोगों का है और 20 से कम आयु के 17% लोग हैं सर, और 60 से अबव के 18% लोग हैं सर। ये दिसंबर में जो केसेस आए सर 1200, उसका एक एनालिसिस हम लोगों ने किया सर। ये सब जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उसको यदि हम देखें तो सिम्टोमेटिक इसमें से 55% आएंगे, इनमें सिम्टम तो बहुत ही माइनर होते हैं अभी तक जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ सैम्पलिंग ओपीडी जो हाईलाई ओपीडी होता है वहां से भी हम कर रहे हैं, तो इसके कारण से भी, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जब कर रहे हैं तो उसके कारण से भी, तो ये सिम्टोमेटिक 55% है विद माइनर सिम्टम्स, और लगभग 90% लोग हैं जो वैक्सीनेटेड है। तो एक तरीके से वैक्सीन के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, पर उसका फायदा ये हो रहा है कि उनका जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है जैसा मैंने अभी निवेदन किया था वो काफी कम है। और जैसा मैंने निवेदन किया था सर कि 5 केसेस आईसीयू में हैं, उसमें से 4 केसेस हुआ है जो कि अनवैक्सीनेटेड है, तो अदरवाइज लोग आईसीयू में भी नहीं पहुंच रहे हैं। और अर्बन एरिया से ज्यादा है सर, 86% केसेस हमारे शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से 14% केसेस दिसंबर माह में आए हैं। सर ये एक्टिव केसेस की सिचुएशन है सर, तो अब हमारे अधिकांश जिलों में एक्टिव केसेस हो गए हैं सर, लगभग 10 जिलों को छोड़ करके, और सर्वाधिक जयपुर में है, फिर अजमेर में, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, प्रतापगढ़, यहाँ पर एक्टिव केसेस अब आए हैं सर। ओमिक्रॉन की जो सिचुएशन है वर्ल्ड का मैप है सर, तो जो जितना डार्क है सर उतना ही ज्यादा वहां पे ओमिक्रॉन के केसेस और प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा अफ्रीका में है सर, साउथ अफ्रीका में जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ओमिक्रॉन के केसेस आ गए हैं सर, अमेरिका में भी काफी केसेस है जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, और इंडिया भी अब उसी कैटेगरी में धीरे धीरे आ गया है। जो ओवरऑल इंडिया में जो केसेस है सर ओमिक्रॉन के टोटल 804 केस हैं, उसमें से राजस्थान में 69 है सर, आज जो 23 आए थे तो उसको इंक्लूड करके। सर्वाधिक केस दिल्ली में आए सर 238 के, महाराष्ट्र 167 है सर, गुजरात में 73 केस है, केरल 65, और उसके अलावा तेलंगाना में 62 केस आए हैं। तो ये सर ओवरऑल सिचुएशन है, और 804 केसेस पूरे भारत में अभी तक ओमिक्रॉन के डेटा किए हैं। और जो राजस्थान में आए सर उसमें ये जयपुर में 39 केस हैं, सीकर में 4, अजमेर में अब 17 हो गए हैं सर, उदयपुर में 4, भीलवाड़ा में 2, अलवर, जोधपुर में 1 केस, और 1 केस महाराष्ट्र का था सर, जो महाराष्ट्र से इन्फेक्ट हुआ था, राजस्थान पहुंचा, और तब महाराष्ट्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग करके हमें इंटीमेट किया था कि ये ओमिक्रॉन का केस है सर। और इसमें से सर 47 केस रिकॉर्ड हो गए हैं, 22 केसेस हमारे पास अभी आइसोलेशन में है सर। जीनोम सीक्वेंसिंग जैसा श्रीमान के निर्देश पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में की जा रही है सर, तो उसमें अभी तक ओवरऑल 2.74% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। अदरवाइज अभी भी डेल्टा जो वेरिएंट है सर वो हमारा डोमिनेंट वेरिएंट है, जो 70% प्लस डेल्टा लाइक जो भी डेल्टा ही है, तो 90% केसेस तो डेल्टा के हैं और 2.74% केसेस ओमिक्रॉन के हैं सर। ये ओवरऑल अभी तक का डेटा है। नेक्स्ट, और यदि हम पिछले 1 वीक का डेटा देखें सर, तो 1 वीक में जितने जीनोम सीक्वेंसिंग हमने करी सर, तो उसमें 149 केसेस तो डेल्टा के आए, 181 केसेस डेल्टा लाइक आए सर, तो 388 जो
वेरिएंट ऑफ कंसर्न के सैंपल्स थे, उसमें से डेल्टा और डेल्टा लाइक मिलकर के हमारे लगभग 84% है सर, बट ओमिक्रॉन की प्रेजेंस अब 12% हो गई है सर। तो जो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है सर, ये उसको इंडिकेट कर रहा है कि अब राजस्थान में पिछले एक वीक में जितने केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग हमने करी, उसमें 12% केसेस में ओमिक्रॉन पाए गए सर, और ये तेजी से ये संख्या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बढ़ रही है। सर जो टीकाकरण की पोजीशन है सर, हमने अभी तक 89.5% सर कल तक का डेटा है। आज 5 लाख से अधिक वैक्सीन आज भी लग रही है, तो 89.7% हमारा फर्स्ट डोज और 74% सेकेंड डोज हो गया है सर। जो ऑल ओवर इंडिया का जो एवरेज है उससे हम लगातार बेहतर चल रहे हैं सर, और श्रीमान के निर्देश के बाद काफी अच्छी गति भी वैक्सीनेशन में पकड़ी है। नेक्स्ट लीजिए सर, ये माहवार जो हमारी प्रगति रही है सर, इस महीने में अभी तक कल तक 1,12,000 और आज दिन को इंक्लूड करूं तो मैं 1,21,000 वैक्सीन डोज अभी तक लग चुकी है। 1,21,00,000। और जो हमने आईएस अचीव किया था वो अगस्त माह में 1,20,00,000 डोज लगी थी सर। इस माह में निश्चित रूप से ये बढ़कर के लगभग 1,30,00,000 से अधिक डोज हम लगा पाने में सफल होंगे। नेक्स्ट सर, ये इंडिया से कंपैरिजन है सर। यदि जैसे लास्ट नवंबर दिसंबर अपन देखें सर, तो दिसंबर में श्रीमान के निर्देश के बाद काफी अच्छा काम हुआ है और एक स्टीप इंक्रीज हम लोग अचीव कर पाए, जबकि ऑल ओवर इंडिया में वैसा इंक्रीज अभी देखने को नहीं मिल रहा है सर। तो उसी कारण से हम लगातार बेहतर कर पा रहे हैं। 90% से अधिक फर्स्ट डोज हो गई है। और इसमें मैं माननीय मंत्रिमंडल के नॉलेज में ये भी डालना चाहूंगा सर कि जो ये 90% की हम बात करते हैं, ये टारगेट जो हमें दिया हुआ भारत सरकार ने, वो 2011 के जो सेंसस है उसके आधार पे प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उन्होंने कैलकुलेट करी है। वो 5.15 करोड़ उन्होंने राजस्थान की आज की डेट में 18 से ज्यादा आयु की पॉपुलेशन मानी है सर। हमने इसको काउंटर चेक किया सर, जो वोटर लिस्ट होती है सर, क्योंकि वोटर लिस्ट में 18 से ज्यादा के सभी नागरिकों को दर्ज किया जाता है, तो उसके आधार पे हमारी जो 18 से ज्यादा की आयु है, आयु के नागरिक है, वो 4.95 करोड़ है। तो यदि वो जो बड़ा स्पेसिफिक डेटा है उसको यदि मैं लूं तो हमारा लगभग 94% वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज का। नेक्स्ट सर, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन अगेन है सर कि जो फर्स्ट और सेकेंड डोज का शेयर है सर ओवरऑल वैक्सीनेशन में, वो दिसंबर माह में फर्स्ट डोज का शेयर बढ़ा है सर 22%। लगातार ये कम हो रहा था क्योंकि फर्स्ट डोज लगाने वाले की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, बट अब जो बचे हुए 10-12% लोग भी यदि हम मानते हैं तो उनको सभी जिलों में कलेक्टर्स के द्वारा और जो पूरी टीम है सर स्वास्थ्य विभाग की और राज्य सरकार की, उनके द्वारा फर्स्ट डोज के बचे हुए लोगों को टारगेट करके और आइडेंटिफाई करके वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इस महीने में 22% ओवरऑल जितने वैक्सीनेशन हम कर पाए उसमें से 22% जो है वो फर्स्ट डोज के लगे हैं और 38% सेकेंड डोज के लगे हैं। तो ये जिलेवार मैं माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखना चाहूंगा जो स्थिति है। इसमें सबसे जो अभी कमी है सर रिलेटिवली फिर भी वो जालौर और भरतपुर में है सर, जो अभी 80% से कम है जहाँ पे फर्स्ट डोज का, और सेकेंड डोज भी सर भरतपुर में स्पेशली अभी 61% की लगी है। मेरी वहाँ कलेक्टर से बात लगातार हो रही है सर, वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ एरियाज में वो डिफिकल्टी भी महसूस कर रहे थे तो उन्होंने टीम्स भी लगाई है सर। जो हमने कोविड हेल्थ रेसिडेंट लगा रखे थे तो उनको भी मूव करके वो फोकस्ड अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वहां पर अभियान चल रहा था, लगभग 28,000 डोजेज आज उन्होंने लगाई है। तो उसके अलावा सर जैसे करौली, दौसा, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, पाली, ये सभी सर 80% से अधिक है। बट हमें प्रयास करके सर यहाँ पे 60% करना सर, जैसा कि आपके निर्देश है और उसी का हम प्रयास कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, ये दो जिले जो बूंदी और प्रतापगढ़ है सर, वहां पे 100% हो गया है। इसके अलावा सर जयपुर भी ऑलमोस्ट 98% हो गया है। हनुमानगढ़, सीकर, चित्तौड़, यहाँ पे भी 95% से हम क्रॉस कर गए हैं सर। तो प्रगति हुई है और आशा यही है सर कि जनवरी माह में निश्चित रूप से हम 15 जनवरी तक की कोशिश करेंगे सर कि 100% हम इसको अचीव कर पाए। सर, एक जो श्रीमान ने निर्देश दिए थे मैं माननीय मंत्रिमंडल की जानकारी में लाना चाहूंगा
कि कोई भी व्यक्ति यदि वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेना चाहता है कि उसके नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर है जहाँ पे वैक्सीन लगा सकता है, तो वो मुख्यमंत्री संपर्क जो हेल्पलाइन है 181 उस पे टेलीफोन करके पता लगा सकता है। और उसके साथ ही यदि 10 जने उपलब्ध हैं जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वो 181 पे कॉल करके बता सकता है कि हमारे यहाँ पे 10 जनों का ग्रुप है जो वैक्सीनेशन फर्स्ट या सेकेंड डोज लगाना चाहता है, तो स्वास्थ्य विभाग का कार्मिक उस स्थान पे जाकर के वहीं पर उनको वैक्सीनेट करेगा सर। तो इस प्रकार की भी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं और अभी तक जो निस्तारण किया गया सर उसमें 239 केसेस में 181 का जो हमने मॉड्यूल बनाया है सर वो वहां पे कॉल करता है, फिर हम सीएमएचओ के कंट्रोल रूम में सूचना जाती है, उसको वैक्सीनेट करते हैं, वैक्सीनेशन के बाद में वापस 181 को सूचित किया जाता है। 181 पुनः उस एप्लीकेंट व्यक्ति को फोन करके पूछता है कि क्या आपका काम हो गया और आप संतुष्ट हैं। तो लगभग 90% लोग जो है सर 88.52% उन्होंने संतुष्टि व्यक्त करी है कि हाँ हमने जो चाहा था उस ढंग से वैक्सीनेशन हमारा हुआ है। ये जो आपका है कि नॉट पेंडिंग विद डिस्ट्रिक्ट नॉट सेटिस्फाइड 771, तो उसको क्या मानना है, किस तरह की शिकायत होगी इनकी? सर नॉर्मली इसमें ये देखा गया सर कि व्यक्ति जब फोन करता है तो कहता है मेरे पास 10 का ग्रुप है सर, पर जब हम वहां पे जाते हैं तो 3-4 जने होते हैं। तो उस केस में फिर चूंकि अपनी वैक्सीन डोज वेस्ट होती है सर, एक वैक्सीन डोज खुलने के बाद वापस काम में नहीं ली जा सकती, तो हम उनको कहते हैं कि आप 10 जने इकट्ठे हो जाओगे तब आप वापस बताना, हम आ जाएंगे सर। उसके कारण से ये अधिकांश केसेस उस टाइप के हैं। नेक्स्ट सर, अब जो भारत सरकार ने अभी निर्देश जारी किए हैं सर कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन, और जो श्रीमान ने भी प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखे थे सर, उसका परिणाम ये रहा है कि अब जो बुजुर्ग जो 60+ के लोग हैं सर उनके लिए एक 3rd डोज के लिए उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। तो 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं सर उनके लिए 3 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा और उनको सर कोवैक्सीन लगाई जाएगी सर। हमारे पास कोवैक्सीन की जो ओवरऑल डिमांड आएगी सर, जो टारगेट एज ग्रुप है सर लगभग 54 लाख का है, 17 लाख डोज हमारे पास है सर, और डोज देने के लिए भारत सरकार ने आश्वस्त कर दिया है। और ये सभी जिलों की आज सर वीसीपी हमने कर ली थी सर, सीएमएचओ की कुछ जिलों में वैक्सीन डोज की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट वहां पहुंचा रहे हैं। तो 3 जनवरी से सर सभी स्थानों पर ये बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा। इसमें दोनों तरीके से वैक्सीनेशन होगा सर। यदि जो बच्चा है सर वो कोविन ऐप पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करके और स्लॉट भी बुक कर सकता है, अथवा वह स्वयं सीधा यदि वैक्सीन सेंटर पे पहुंच जाएगा तो वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन करके और उसको इमीडिएटली वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सिमिलरली सर जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं सर उनको जो प्रिकॉशन डोज, जिसको भारत सरकार ने सर इसको प्रिकॉशन डोज का नाम दिया है सर, वो लगाने के लिए निर्देश दिए गए, वो 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। इसमें सर उन्होंने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे नागरिक हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है सर, उनको अलाउ किया है। और जो डोज पहले 2 लगी है सर वही तृतीय डोज उसको लगेगी सर। इसमें डोज यदि पहले आपको कोवैक्सीन लगी तो कोवैक्सीन लगेगी, और यदि पहले कोविशील्ड लगी है तो पुनः कोविशील्ड ही लगेगी सर, ये निर्देश है। और इसके अलावा सर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कहा गया है कि यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है उनको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो उनको 3rd डोज मिल सकती है, परंतु कोमॉर्बिडिटी के लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं आके कहता है कि मुझे ये कोमॉर्बिडिटी है, मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा सर। ये हमने निर्देश भी दे दिए हैं सर फील्ड में कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो आता है और ये कहता है कि मुझे 3rd डोज चाहिए, मेरी 60 साल से अधिक की आयु है, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, और पिछली डोज से 9 माह का गैप होना चाहिए सर, ये उन्होंने कहा सर, लास्ट डोज से 9 माह का गैप। तो उस स्थिति में उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। 9 माह का गैप का क्या मतलब हुआ सर? जो 2nd डोज उसको लगी थी सर, और बूस्टर डोज जो है सर उसके लिए 9 माह का गैप होना चाहिए। यस सर, 2nd डोज यदि उसको जो लगी सर, जैसे जनवरी में जो आएगा सर, तो मतलब उसको 12 अप्रैल से पहले जो जिसको डोज लगी होगी सर 2nd डोज, उसी को अभी बूस्टर डोज मिल पाएगी, क्योंकि 9 महीने तभी कंप्लीट होंगे। तो मतलब जो आपके एक्सपर्ट राय क्या होगी अभी सुनेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर भंडारी बैठे हुए हैं, यस सर।
ये तो कभी पहले था नहीं कि 9 महीने का कैसे तय किया इन लोगों ने। सर ये तो आपके पास एडवाइजरी आई होगी भारत हाँ, सरकार भारत की। सरकार के निर्देश आए सर, वो उन्होंने कहा कि 9 महीने का गैप तो हो गया है, उन्हीं को ही ये डोज दी। मुझे लगता है जो उन्होंने नाम दिया प्रिकॉशन डोज, सर जबकि बूस्टर डोज की बात है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यस सर, WHO भी कह रहा बूस्टर बूस्टर बूस्टर। यस सर, मेरे ख्याल में प्रिकॉशन डोज इसलिए नाम दिया है कि सब लोग नहीं मांगे इनसे, सब लोग नहीं मांगे, क्योंकि बूस्टर डोज का मतलब सब कहेंगे हमें 6 महीने हो गए, तो इसलिए रास्ता निकाल दिया कि खाली जो आपके हैं क्या कहते हैं ये जो 60 प्लस बीमार, कि भाई तो प्रिकॉशन के लिए लग रही है, कितने चालाकी से काम हो रहा है देखिए। यही बात है डॉक्टर साहब। सर ये जो जितने आर्टिकल आ रहे हैं और जितने अभी तक फीडबैक मिल रहा है उसमें तो जैसे अभी आपने कहा कि 2 जो डोज लगी है कोविशील्ड या कोविशील्ड की, वो तीसरी लग रही है, यस सर, जबकि कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं दोनों डोज जो है सर हाँ उसकी बजाय दोनों को मिक्स की हुई डोज लगे, मिक्स वाली डोज लगे, तो कई तरह के अलग अलग राय आ रही है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये तो अपन क्या कर सकते, भारत सरकार का ही कोई करना पड़ेगा। सर अभी और मुझे लगता है इनके पास संख्या भी ये घबराए हुए इसलिए 9 माह का समय दिया है ना, सर जिसके पास 28 दिन का पहले समय था ओरिजिनली वैक्सीन के लिए, सेकंड डोज के लिए सर 28 दिन के अंदर 4 सप्ताह 6 सप्ताह कर दिया है। सर उसकी भी मांग हो रही है कि आपको वापस 28 दिन करना चाहिए। सर तो या तो इनके पास कमी है वैक्सीन की, सर इसलिए ये नए तरीके निकाल रहे हैं। अब इसको 9 महीने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई आदमी प्रिकॉशन डोज भी ले रहा है तो उसको तो पता नहीं 9 महीने का तो कोई ये आंकड़े पता नहीं कहाँ लेके आ गए। सर काफी कम संख्या में लोग एलिजिबल हो पाएंगे सर, क्योंकि हाँ, वही कह रहा हूँ। तो 1 महीने में तो डोज भी ज्यादा वही। अवेलेबल नहीं थी सर, बहुत कम लोगों को वैक्सीन कम कर पाए थे, भारत सरकार से डोजेज ही नहीं मिल रही थी, बस वही कहने का तो काफी कम लोग एलिजिबल हो पाएंगे सर वर्तमान में इन गाइडलाइंस के आधार पर। नेक्स्ट सर, ये जो एक्शन प्लान है सर, क्योंकि संख्या तो बढ़ रही है, बट एक तो वैक्सीनेशन को लगातार हम फोकस कर रहे हैं सर, इसके अलावा जो टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट एंड कोविड अप्रोच। एक और कंफ्यूजन है, प्राइवेट से बोल रहे हैं 15 से 18 सर और भारत सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हेल्थ मिनिस्टर की और जो मीडिया में आ रहे थे सब, वो 12 से 18 था, वो 12 साल से 18 साल के बीच में था। सर डायरेक्शन तो 15 से 18 के हैं। आगे बाद में आगे होंगे पीएम बोले इसलिए, Yes, sir. वरना तो 12 से ही होना चाहिए था मेरे से। Yes, तो sir. Yes, sir. वही सब बात है, मेरे लगता है ये सब जुगाड़ कर रहे हैं, जो जुगाड़ कर रहे हैं, कम जो पूरी डोज नहीं होगी इसलिए इन्होंने इस प्रकार कर रखा है। Next. Next. सर जन अनुशासन पखवाड़े के लिए जो जन अनुशासन के दिशा निर्देश जो तैयार किए गए थे, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से रिक्वेस्ट करूंगा सर वो ब्रीफ करें। पहले से डॉक्टर्स हाँ ठीक ओके। डॉक्टर भंडारी जी पहले आप बोले वो बोलेंगे। वीरेंद्र सिंह जी आप बताइए। सर एक चीज ये जो कि आपने बताया है कि सेकेंड डोज लगने के बावजूद भी 86% को बॉडी को संक्रमित हो गया। इसमें हमको एक स्टडी ये करानी चाहिए कि ये जो जिसने 2 डोज लगवाई उसमें से कम गैप वाले को ज्यादा हुआ या ज्यादा गैप वाले को ज्यादा हुआ। ठीक तो है। आगे भविष्य में जो 2 डोज लगाएंगे उस टाइम हम उस गैप के बारे में विश्लेषण होना चाहिए, विश्लेषण जो डॉक्टर लोग करेंगे। ठीक है। नमस्कार सर अभी आज की जो स्थिति है ये लगभग वैसी है जैसे कि मार्च के अंदर जब बाई इलेक्शन थे उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उस समय ये जिस तरह से केसेज बढ़ने लगे थे और उस समय लग रहा था कि एकदम प्रलय आ जाएगी, लगभग वैसी स्थिति आज उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपनी जो 24 दिसंबर को मीटिंग हुई उस टाइम पॉजिटिविटी रेट 0.08 थी और आज 0.2 है, यानी सिर्फ 5 दिन में 3 गुना बढ़ गई पॉजिटिविटी रेट। तो अब इसके अंदर सवाल उठता है कि क्या किया जाए। इसमें सर क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 2 मॉडल चल रहे हैं। एक तो दिल्ली के अंदर है जहां की यदि 0.5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ जाती है तो वो लॉकडाउन एंड इस तरह की
मेजर्स वो लेते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर दूसरा मॉडल है, वहां यदि 10% बेड हॉस्पिटल के कोविड वाले रिजर्व किए हुए उनमें भर जाते हैं, तब फिर वो एक्शन लेते हैं। अब ये जो इस समय ओमिक्रॉन का आ रहा है, एक अच्छी बात है कि अभी तक का जो ओमिक्रॉन है वो इतना गंभीर नहीं है। अपन देख रहे हैं कि डेटा मृत्यु के भी कम है, और अपने यहाँ भी जितने केसेज हैं यदि अपन देखें तो मुश्किल बहुत कम लोग एडमिट हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ RUHS के अंदर है। तो अपने लिए ये एक चीज है। दूसरा, एक इस ओमिक्रॉन के बारे में जैसे अभी तक का ये है कि ये बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन आगे कल क्या हो ये नहीं कह सकते। पर फिर भी आज की स्थिति में यदि अपन निर्णय लेते हैं तो क्योंकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि यदि ये सबको इन्फेक्ट कर देता है तो इम्यूनिटी हो जाती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से मिली हुई इम्यूनिटी हमेशा वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी से ज्यादा प्रभावकारी होती है। पर साथ में ये कि ये जो वैक्सीन वाले हैं जिन्होंने लगा रखी है उनके अंदर भी ये हो रही है, यानी नहीं होना होने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन गंभीरता में फर्क है। गंभीरता होने से ये बचाती है। तो अपन देखें कि कितना प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत हाई रिस्क पे है वो व्यक्ति जिसके कोई वैक्सीन नहीं लगी। थोड़ा प्रोटेक्शन है यदि 1 डोज लगी, थोड़ा अधिक प्रोटेक्शन है यदि 2 डोज लगी, और जिस व्यक्ति के इन्फेक्शन भी हो गया यानी जिसके कोरोना भी हो गया, वो व्यक्ति सबसे बेटर स्थिति में है कि उसके आशंका गंभीर बीमारी होने की बहुत कम होगी। अब इसमें सर एक जो चीज आती है कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन कितना मिलता है। वैक्सीन यदि 1 महीना हुआ लगाते हैं तो करीब 85% इससे प्रोटेक्शन मिलता है, और यदि 5 या 6 महीने हो जाते हैं तो जो लैंसेट और उन जर्नल्स में छपा है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ 20% रह जाता है। तो कायदे से तो 5-6 महीने के अंदर बूस्टर डोज के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत कम होता है। ओमिक्रॉन के साथ एक बड़ी समस्या ये है सर कि ये वैक्सीन का भी कोई इसके अंदर महत्व नहीं है प्रोटेक्शन में, गंभीरता को छोड़ के, और इन्फेक्शन वालों के अंदर भी होता है। जैसे अभी मैंने देखा था एक पेशेंट कल ही जिसके इन्फेक्शन भी हो गया, दोनों वैक्सीन भी लग गई, फिर भी हो गया। अब वाला एक लक्षण भी थोड़े भिन्न आ रहे हैं पहले से। पहले सांस में दिक्कत और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, इस समय जो आ रहे हैं वो गले के अंदर दर्द, नाक के अंदर जलन, नाक से पानी आना और बुखार होना। तो ये नाक और गले तक सीमित ये रह गया, क्योंकि अंदर की जो इन्फेक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं रहता। तो ये एक प्रोटेक्शन का है। तो ये कुछ बातें थी सर जो कि डॉक्टर साहब ये भी संभावना है क्या, कुछ एक्सपर्ट की बात सुनते रहते हैं कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये म्यूटेंट और ढंग से हो सकता है कभी भी। जैसे जब आपका ये डेल्टा आया था तो आप बोल रहे थे मार्च 21 के अंदर बैठे थे, ये माहौल था, अचानक ही ऐसा फैला पूरे देश के अंदर, राजस्थान में, कि ऑक्सीजन की मारामारी, दवाई नहीं मिल रही थी, हाहाकार मर गया था। उस वक्त में भी स्थिति है, अचानक ये स्थिति कैसे बनी, पूरा पीरियड निकल गया। भारत सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये नया वेरिएंट है, भारत सरकार ने नहीं कहा। मतलब मुझे इस बात का क्या कहना चाहिए कि ये बहुत आश्चर्य बात थी, और किसी के ध्यान में नहीं आया कि ये कोई नया ऐसा वेरिएंट आ गया जो कि मारामारी कर रहा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा रहा, वेंटिलेटर दवा बढ़ा रहा। जब खत्म हो गई लहर आपकी, तब यूके ने कहा कि ये जो भारत से आया है और ये डेल्टा नाम का वेरिएंट है, और 0.1234 जो भी था आपका कोटेशन, वो नाम था उसका, B123 ऐसा कुछ था हमारे, B12.617 ऐसा कुछ था, जो भी था। तो कहना मतलब ये अगर इतने देश के अंदर वेरिएंट आगे चला गया और उसने बर्बाद कर दिया सबको, कितने लोग मारे गए सेकंड वेव के अंदर, और हम लोग मालूम नहीं पड़ा। तो अभी जो कुछ राइटर्स ये बात लिख भी रहे हैं कि ये जो अभी ओमिक्रॉन जो आ रहा है, ये चार संख्या फैल रहा है, बहुत तेज गति से फैल रहा है। डेल्टा भी आया था तो वो जो सभी लोग उस रूप में संक्रमित नहीं हुए थे,
उसमें 4-5-10-15% लोग थे, वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, पर क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा आगे थी, संख्या पहली फेज में, पहली जो लहर में, दूसरी लहर में ज्यादा संख्या बढ़ गई, तो जो 10% भी थे मान लो, वो संख्या इतनी हो गई कि हर आदमी ने बेड मांगा और मिला नहीं उसको। ओमिक्रॉन के बारे में एक और ये भी असेसमेंट है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में और उससे कई गुना ज्यादा ये फैल रहा है, अगर उसमें से अगर मान 4-5% ऐसे हो गए कि जिनको जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन या इसका म्यूटेंट बदल गया, उस वक्त आपकी क्राइसिस आपको हो सकती है। अदरवाइज हो सकता है कि आज जो स्थिति वही रहे और नौबत नहीं आए। सर इसमें ये अर्ज करने का यही है कि जो डेल्टा के अंदर करीब 2% लोगों को हॉस्पिटल के बेड की या एडमिशन की जरूरत पड़ी थी, और इंग्लैंड के डेटा ये कहते हैं कि अभी ओमिक्रॉन के करीब 1% लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर कि यदि 1000 डेल्टा वाले लोग यदि थे तो उनमें 20 लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, लेकिन यदि ओमिक्रॉन के 10,000 लोग आ गए और वो 1% भी हैं तो वो 100 हो गए, और वो इसके लिए बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। तो इसके ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर। जी ठीक। डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये फर्स्ट डोज के बाद ज्यादा चांसेस, सेकंड डोज के बाद कम है चांसेस, ये तो अभी पता तो और बताया नहीं, फर्स्ट सर जो जिसके हुआ ही नहीं, मतलब जिसने डोज ही नहीं ली, वो सबसे हाईएस्ट रिस्क पे। फर्स्ट और सेकंड डोज की जो स्टडी बताई उसमें आपने सेकंड डोज की जिनको हो गई है उनकी परसेंटेज ज्यादा बताइए। मैं प्रोटेक्शन का कह रहा था सर, जैसे आज मुझे कोरोना होगा या नहीं, हर एक के जहन में ये सवाल है। तो यदि मैंने एक भी डोज नहीं ली तो मैं बहुत हाई रिस्क पे हूँ, एक डोज ले ली तो थोड़ा प्रोटेक्शन है, 2 डोज ले ली तो ज्यादा प्रोटेक्शन है, और यदि मेरे को कोरोना हो गया तो मेरा प्रोटेक्शन का लेवल सबसे अच्छा है। प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है 83% मैंने कहा कि 83% लोगों को दोनों डोज मिली हुई है, 6% लोगों को सिंगल डोज मिली है। ये डॉक्टर साहब लंदन में सेकंड डोज लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। सर इसमें यही कहा है कि ये जो वैक्सीन लेने से इंग्लैंड में इस तरह के हालात है कि प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, जबकि अब ये डेथ के अंदर वहां बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, लेकिन बाकी यूरोप के अंदर डेथ हो रही है। सर ये चिंता का विषय जो सर कह रहे हैं कि वो, क्योंकि और इसीलिए उसका नाम भी डेल्मिक्रॉन किया है, क्योंकि वहां ये कहते हैं कि डेल्टा भी था और ये भी था ओमिक्रॉन, तो दोनों ने मिलकर डेल्मिक्रॉन टाइप का वो बनाया, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। अब इसमें सर एक चीज और है कि आप ये देखिए, इंग्लैंड अमेरिका के अंदर 1 वीक पहले 3% थे ओमिक्रॉन के पेशेंट, 1 वीक के अंदर वो इतना उछाला है कि 73% ओमिक्रॉन के केस हो गए। तो आज जैसे अपने स्टेट में 12% है, तो ये 12% हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर 75% या 80% में बदल जाए। तो अब उसमें यदि इनके म्यूटेशन के अंदर दोनों ही वायरस एक ही व्यक्ति में आ गए और वो डेल्मिक्रॉन हो गया, जो कि जिसका कि अभी पता भी नहीं है और आगे कब पता लगे ये भी पता नहीं, तो वो आए तो तबाही मच सकती है। ये एक आशंका है जो कि बड़ी चीज देख सकते हैं। दवाइयाँ वगैरह वही हैं, दवाइयां में कोई अंतर नहीं है। अब ओरल दवाइयां आने लगी हैं जो कि अभी अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें कुछ है सर वो भी आया कि नेजल का भी आया। हाँ, नेजल वैक्सीन नेजल वैक्सीन की बना रही है, टैबलेट अलग आ रही है, अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। वो हो रहे हैं सर, वो हो रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें मेरा एक प्रश्न था, आपने अभी जो आंकड़े बताए अमेरिका के और यूरोप के, जैसा कल्ला साहब फरमा रहे थे, ये क्रिसमस के बाद एकदम बढ़े, अब न्यू ईयर आ रही है, इस पे ऑल होटल्स राजस्थान में कहीं जगह नहीं, और निश्चित रूप से लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पार्टियां भी होंगी, सब उसके लिए सरकार को आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? सर इसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि इंडोर एंड एयर कंडीशनड होता है तो रिस्क बहुत हाई होती है, यदि आउटडोर है, बाहर खुले के अंदर है, तो रिस्क कम होती है। और इसमें एक ये भी है सर कि यदि मास्क लगाया एक व्यक्ति ने तो मास्क से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो
सामने वाले ने यदि नहीं लगा रखा तो प्रोटेक्शन कम मिलता है। तो इसीलिए जैसे सर भी कह रहे थे कि अपने को टोकना चाहिए। अपन ने मास्क लगाया, दूसरा भी यदि अपने सेहत के लिए भैया आप भी मास्क लगाओ तब अपन बातचीत करेंगे। अपने उल्टा होता है कि वो मास्क उतार के फिर बातचीत करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि हॉलिडे मूड में कोई इस बात को मानेगा नहीं। जी, ये रियली चैलेंज है। ये चैलेंज है। हाँ, ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको कैसे अपन कंट्रोल? ये अब इसके अंदर सर दो तीन रास्ते हैं कि एक तो जैसे कि प्रतिबंध हो जाता है, विभाग से कोई गाइडलाइन जारी करें तो क्या गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, आप ही बताएं। कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए कोई चीज आयोजित की जाए और वो देखें कि वैक्सीन लगाए हुए लोग उसमें एंटर करें। ये तमाम शर्तें लगानी पड़ेगी कि जो लगाया है, पंजाब ने कहा है हम सैलरी नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे अगर आपने वैक्सीन लगाई तो। कुछ राज्य कह रहे हैं कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी मॉल के अंदर या सिनेमा, कहीं भी जाओगे तो वैक्सीनेशन आदमी ही जा सकता है। तो डॉक्टर साहब का मतलब यही है कि कुछ कड़ाई हमें ही तय करनी पड़ेगी कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग। नहीं हुक्म, मेरा तो वही निवेदन है, जैसे आपने देखा क्रिसमस के ऊपर यूरोप में और अमेरिका में बढ़ा, तो न्यू ईयर के ऊपर आप भी जानते हैं, सब लोग हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं कि न्यू ईयर कोई मानने वाला है नहीं। तो जब तक इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्हें अपना एक सुझाव था, एक तो भाई अपन जो करेंगे तो 1 महीना टाइम देना पड़ेगा। दो डोज है ना, 2 डोज के लिए आप एकदम तो फैसला नहीं कर सकते। तो ये कहना पड़ेगा कि आपको 1 महीना मतलब 31 जनवरी तक जो है 2 डोज लगवा लीजिए, वरना फिर अब 1 फरवरी के बाद में आपके लिए ये सख्त कार्रवाई होगी। नहीं हुक्म, ये न्यू ईयर पे क्या करेंगे? ये न्यू ईयर जो आ रहा है, न्यू ईयर ईव, सारे होटल्स बुक रहे, ओवर, आज कमरा नहीं मिला कहीं राजस्थान में। इसमें जो तो हम आपका ख्याल रख रहे हैं कि आपकी इनकम कम नहीं हो, नहीं इसलिए वरना हम तो उनको आज ही बंद कर दें। उसकी गाइडलाइन किस तरीके, क्योंकि बुकिंग हो चुकी है होटलों की। आपका कहना बिल्कुल उचित है जी, क्योंकि होटल की बुकिंग हो चुकी है, न्यू ईयर मनाने के लिए सब ने तैयारी कर रखी है। तो हम बहुत ही लीनियंस ही चल रहे हैं कि उनकी बुकिंग कैंसिल नहीं हो। एक बुकिंग कैंसिल हो 6 लाख रुपये वापस देना पड़े होटल वालों को। तो ये हम आपकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी कृपा रोक भी लगा रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए थोड़ी गाइडलाइन अगर अल्टीमेटली गाइडलाइन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज देखिए, आज केस बढ़ गया और आज 131 हो गए। कल 95 थे, कल 97 थे, 131 हो गए होते। जयपुर में 88 हो गए एक में, 12 बीकानेर में कल्ला जी, आप भी ध्यान रखिएगा। तो कहना मुझे बढ़ रहे हैं बहुत तेज गति से। डॉक्टर भंडारी जी, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो चूंकि डेल्टा और ओमिक्रॉन की बात चल रही थी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि डेल्टा का जो क्रिटिकलिटी और प्रकोप था, जो मार्च, अप्रैल और मई के अंदर डेल्टा के जो प्रेजेंटेशन था सर, प्रैक्टिकली 20% लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, उतने ही लोगों को आईसीयू की रिक्वायरमेंट थी। बट सर मैं आपको हमारे यहाँ का फिगर बताना चाहूंगा। ये फिगर ये कंफर्म करता है कि वैक्सीनेशन से डेल्टा के साइड इफेक्ट भी कम हुए हैं। सर पिछले 1 महीने में हमारी मेडिकल कॉलेज में 1648 कोविड टेस्ट का जीन सीक्वेंसिंग किया गया। सर 1648 कोविड सैंपल का जीन सीक्वेंसिंग किया गया। उसमें सर 29 अल्फा पाए गए, 18 कैपा पाए गए, 917 1648 में से डेल्टा पाए गए सर। पिछले 1 महीने में डेल्टा पाए गए और 518 डेल्टा लाइक डेल्टा के स्वरूप के दूसरे वायरसेस पाए गए और 69 ओमिक्रॉन पाए गए। तो अगर हम देखा जाए सर, तो हमारे 1600 में से 1400 डेल्टा या डेल्टा के प्रकार के वेरिएंट पाए गए, लेकिन उस मात्रा में पिछले 1 महीने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। इसका कंफर्मेशन ये है सर कि जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना सफल रहा है, 2 डोज वैक्सीनेशन के कारण ये डेल्टा के क्रिटिकलिटी को भी कम कर रहा है। एक ये अच्छी बात है। दूसरा सर, जो डेथ्स की बात हुई थी सर, जो डेटा ये है सर कि यूके और यूरोप में कल यूके के अंदर ओमिक्रॉन के कारण 14 डेथ्स हुई सर। यूएसए के अंदर ओमिक्रॉन के कारण कल में 1 डेथ हुई सर। अगर सर पहले उन्होंने 73 बताया, फिर कल उन्होंने 58%
इंसिडेंस ओमिक्रॉन का बताया सर। तो अगर हम 2 लाख से अधिक पेशेंट में 58% माने तो 1 लाख सवा लाख के करीब ओमिक्रॉन के पेशेंट थे, उसमें एक डेथ यूके में यूएस में रिपोर्ट की है, एक जर्मनी में, एक इजराइल में, एक ऑस्ट्रेलिया में की है। तो ये सब कंफर्म करता है सर कि वहां पे वैक्सीनेटेड लोगों में इम्यूनिटी बढ़ गई है या फिर ओमिक्रॉन के कारण क्रिटिकलिटी थोड़ी कम हुई है सर। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि 58% अमेरिका में ओमिक्रॉन होने के कारण भी कल एक और टोटल 10 डेथ हुई है। अभी इसका विश्लेषण जर्नल्स में नहीं आया है कि वो सिर्फ ओमिक्रॉन के थे या कोमॉर्बिड वाले के थे सर। तीसरा सर, एक मैं अच्छी न्यूज देना चाहूंगा आपके सानिध्य में सर। हमने राजस्थान में सीरो सर्विलेंस कराया था सर, और हमारे सीरो सर्विलेंस के बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट आए सर। राजस्थान के 14 जिलों में रूरल और अर्बन एरिया में हमने सीरो सर्विलेंस किया सर। अच्छी बात यह सर, 90% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई सर, और ये एंटीबॉडी का परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट में 85 से 94 के बीच में वेरी हुआ था सर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में 90% एंटीबॉडी पाई गई सर। एक अच्छी बात यह सर कि बच्चों में भी जो हमने सीरो सर्विलेंस किया 16,000 पेशेंट में, 76% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई सर राजस्थान में। इसका तात्पर्य है कि जबकि बच्चों को तो वैक्सीन नहीं लगा था सर, और 76% बच्चों में भी एंटीबॉडी पाई गई, इसका तात्पर्य उनको सब क्लिनिकल माइल्ड कभी ना कभी कोई इन्फेक्शन हुआ जिसे 76% एंटीबॉडीज पाई गई थी। और एक और ये था सर कि जनरल पॉपुलेशन में, डॉक्टर्स में और भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस वालों में, सभी में एंटीबॉडी लेवल सिमिलर प्रकार का पाया गया। इसका तात्पर्य है कि हमारा प्रदेश अभी थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। उसी के कारण जो डेल्टा के, जो हमारे 1600 में से 1500 पेशेंट डेल्टा के जीन सीक्वेंसिंग में आए, बट उतने क्रिटिकल लक्षण नहीं पाए गए सर। और दूसरा, बच्चों में भी 74% के अंदर एंटीबॉडी पाई गई है। इसका तात्पर्य है कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम काफी बढ़ रहे हैं सर। एक इसके अलावा एक और था सर कि अभी जैसा कि हमारे देश में आज भारत में करीब 9,000 केसेस आए, उसमें 804 ओमिक्रॉन के थे। जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है कि बॉम्बे और गुजरात में काफी जंप हुआ है। बट सर अच्छी बात यह सर कि ओमिक्रॉन के लिए हम लोग काफी वेल अवेयर हैं, हमें पता लग गया है। और अभी देखा जाए सर तो जैसा कि बताया गया है, सिर्फ 5 पेशेंट जो आईसीयू में एडमिटेड है उसमें 4 अनवैक्सीनेटेड हैं। जितने 69 ओमिक्रॉन के पेशेंट आए सर, उनमें एक को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक में भी जो सेकेंड वीक में, अगर आपने नाम सुना, डी डायमर, IL-6 और जो क्रिटिकल मार्कर्स थे वो नहीं बढ़े पाए गए, और किसी में भी कोविड निमोनिया नहीं पाया गया। सो अभी तक के जो ऑब्जर्वेशन है सर ओमिक्रॉन के, वो काफी फेवरेबल ऑब्जर्वेशन है सर, और माइल्ड सिम्टम है। इसलिए ये कन्फर्म। एक और सर कुछ स्टडीज आई है सर कि पहले ये था कि क्या ये वैक्सीन नए वेरिएंट को कवर करेगा या नहीं करेगा सर, बट अभी आ गया है सर कि 2 डोज लग जाए और अगर तीसरी बूस्टर डोज लग जाए तो वॉल्यूम ऑफ एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होता है, वॉल्यूम जो अधिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, वो कोई भी वेरिएंट हो उसको माइल्ड कर देती है सर। और इसके साथ साथ थर्ड डोज की महत्ता इसलिए है सर कि ये बॉडी में जो बिना एंटीबॉडी के अलावा टी सेल इम्यून सिस्टम होता है उसको भी स्टिमुलेट करती है। तो ये तो बियॉन्ड डाउट कंफर्म हो गया है सर कि वैक्सीनेशन का कोई भी वेरिएंट हो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। आपने जो 9 महीने का प्रश्न पूछा सर, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर इसको एवरेज 6 मंथ्स बताया गया है सर, और ऐसा रिकमेंडेड है कि जो थर्ड डोज को 6th मंथ के बाद दिया जाए तो बेटर रहेगा। इवन कंट्रीज लाइक इजराइल ने तो 4th डोज भी, थर्ड डोज के 2 महीने बाद 4th डोज भी लगाना शुरू कर दिया सर। एक और अच्छी न्यूज ये है सर, साउथ अफ्रीका में जहां ओमिक्रॉन शुरू हुआ था सर, वहां पे 29% केसेस ओमिक्रॉन के कम हो गए हैं सर। ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक सर WHO का स्टेटमेंट आया है, उसमें इन देशों ने रिड्यूस्ड हॉस्पिटलाइजेशन को कंफर्म किया है सर। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क में है सर। और एक सबसे अच्छी बात यह है सर कि नई ड्रग एक आ रही है मोलनुपिरावीर सर, वो 90% केसेस के अंदर अगर पहले हफ्ते में दी जाए, और भारत में भी टोरेंट और कई कंपनी इस ड्रग को बनाने वाली है जिसको US FDA ने अप्रूव किया है। भारत में 2 नए वैक्सीन और सर, कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स आने से भी अच्छा हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है सर कि
बूस्टर या थर्ड डोज उसी वैक्सीन की लगाई जाए या दूसरे वैक्सीन की लगाया जाए। जो भारत में अवेलेबल वैक्सीन है सर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हमारे पास चॉइस अधिक नहीं है, तो भारत की उपलब्धता को देखते हुए अभी तक सारी रिकमेंडेशन उसी वैक्सीन को लगाने के पक्ष में है, क्योंकि सर ये एक वेक्टर वैक्सीन है जिसमें क्रॉस या डिफरेंट थर्ड डोज के लिए कहा गया है वो सर जेनेटिकली सिंथेसाइज, जो अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन है वो मैसेंजर आरएनए के वैक्सीन हैं जिसमें इंटरेक्टिव रिएक्शन नहीं होता और वो बिल्कुल अलग टेक्निक के होने के कारण वो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमारे देश में सर अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को देखते हुए थर्ड डोज उसी वैक्सीन का लगाना चाहिए और रिकमेंडेशन है। बट और एस्ट्राजेनेटिका के भी स्टडी आ गई सर, जो कि कोविशील्ड है हमारा, कि थर्ड डोज लगाने के बाद वो ओमिक्रॉन को भी पूर्ण रूप से कवर करेगा। बट सर अभी कुछ लेटेस्ट स्टडीज आई हैं सर, वो ये कंफर्म करती हैं कोई भी वेरिएंट हो, वैक्सीनेशन के द्वारा वॉल्यूम ऑफ एंटीबॉडीज बनता है, वो वॉल्यूम उसके इफेक्ट को माइल्ड कर देगा। ये एक बहुत आवश्यक है सर। और जहां तक कोविड अप्रोप्रिएट का सवाल है, वो आप सभी लोगों ने, वीरेंद्र सिंह साहब ने भी बात की, वो उसकी महत्ता अधिक रहती है। मैं सर एक ये शेयर करना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन का अभी तक वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी डेफिनेट डेथ डेटा अवेलेबल नहीं मिला है और इसकी डिटेल्स क्रिटिकलिटी अवेलेबिलिटी नहीं मिली है, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन के द्वारा इसकी सीवियरिटी को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे सर। और अभी हमारे देश में सर उसी डोज की वैक्सीन की थर्ड डोज लगाना रिकमेंडेड है। हाँ सर, थैंक यू। डॉक्टर अशोक अग्रवाल। नमस्कार सर, अभी तो इस तरह ये मानना पड़ेगा कि कोरोना फिर से आ गया है। जनता में, पब्लिक में अभी तक ये बात आई नहीं है, दिमाग में घुसी नहीं है कि ओमिक्रॉन आ गया है तो कोई खास बात नहीं है। ये मानना पड़ेगा क्योंकि आ गया है ये। और इस साल सर न्यू ईयर्स जो है घर से या जूम से या सेल फोन से मनाना पड़ेगा, न कि फिजिकली मिलकर बनाना पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी फैलता है। और अगर 100 लोगों में अगर एक को भी ओमिक्रॉन है तो वो संभव है कि उसी शाम में वो 100 के 100 को इन्फेक्ट कर सकता है और बहुत जल्दी ही वो कम्युनिटी में फैलेगा। हम अगर सोच रहे हैं कि राजस्थान में ओमिक्रॉन को हम बचा लेंगे, हम कम कर सकते हैं, लेकिन ये तो फैलेगा ही। दूसरी बात ये है सर कि जैसे दिल्ली ने येलो अलर्ट लगाया है, हम येलो अलर्ट बोलें या और कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जरूर कुछ तो कुछ बहुत कड़े उपाय आज से ही करने पड़ेंगे। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था पिछली बार की भी 24 तारीख वाली मीटिंग में कि हमें सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू है, उसका भी कोई खास असर मुझे दिखाई दिया नहीं। तो आज से सर अगर खास असर दिखाई नहीं देगा तो 31 तारीख को सर जरूर से लोग जो जैसे मिलते हैं, जो करते करेंगे। जो लोग होटल में हैं, हो सकता है होटल वाले काफ़ी सतर्क होकर उनमें फैलने को रोक सकते हों, लेकिन होटल से बाहर जो लोग घूम रहे हैं तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सर आज की डेट में ये बात पहले मैंने कही थी, इंग्लैंड में 1.25 लाख केसेस रोज के हो रहे हैं और इंग्लैंड की जनसंख्या राजस्थान से भी कम है। आप ये सोचिए अगर राजस्थान में आज 1.25 लाख केस हो तो 1.25 लाख केस में 1,000 पेशेंट्स को बेड की आवश्यकता पड़ जाए, तो ये तो डेल्टा से भी खराब हो गया फिर एक तरह से। जहाँ तक सर आपने बूस्टर और प्रिकॉशन की बात करी, मुझे अलाउ करें बोलने के लिए कि ये भ्रम है। सारी दुनिया बूस्टर का नाम लेती है, हम पता नहीं क्यों प्रिकॉशन का नाम ले रहे हैं। बूस्टर से एक आदमी के मन में आता है कि मैंने बूस्ट किया अपने एंटीबॉडीज़ को, मेरे लड़ने की क्षमता को बूस्ट किया। प्रिकॉशन कि भाई तुम ज़रा गर्म पानी पी लिया करो। तो इस दोनों में बहुत फ़र्क है। हमें अगर संभव हो तो हमें तो इसे बूस्टर बोलना चाहिए, चाहे ब्रैकेट में उसको प्रिकॉशन लिख दें, अगर भारत सरकार की कोई जिद है इसके बारे में। अब 9 महीने में क्यों एंटीबॉडीज क्यों बूस्टर डोज लगना चाहिए? सर तीसरे महीने से एंटीबॉडीज
का गिरना शुरू हो जाता है। अगर आपने 2 डोज भी वैक्सीन ले रखी हो तो अगर 9 महीने के बाद आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, बूस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप जैसे पहली डोज, बूस्टर नहीं कहलाई जाएगी। कहने को आप कह सकते हैं, कहने को आप इसको प्रिकॉशन कह सकते हैं, बट ये बूस्टर ही, मतलब इससे कोई खास बूस्ट होगा नहीं होगा, ये एक विश्लेषण का, रिसर्च का विषय है। मेरी एक और अंतिम राय ये है, आपने सर अभी कहा है कि 31 जनवरी तक 2 डोज लोग लगा लें, तो आप 1 महीने का बहुत अधिक समय दे रहे हैं लोगों को सेकंड डोज लगवाने का। मेरे ख्याल से जिन्हें लगवाना है, 1 करोड़ के आसपास लोगों को लगवाना है, तो उनको हमें खोज कर लाना पड़ेगा। अगर हम 1 महीने का समय दे देंगे तो शायद 1 महीने बाद वो कहेंगे हाँ भाई अब तो रह गया हमारा, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ भी डेडलाइन दे दो आप, आधे लोग तो डेडलाइन के बाद ही जागते हैं, वो भी कोई शक्ति हो तो मेरी सर राय है कि इतना लंबा समय नहीं देना चाहिए लोगों को। और हमारे पास वैक्सीन है, जितना मुझे समझ में आया, भारत सरकार कह रही वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन ला के दे हमें फिर और भारत सरकार, लेकिन ये 1 महीने का समय उन्हें नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपन अगर यूएसए का डेटा एनालाइज करें सर, प्री क्रिसमस एंड पोस्ट क्रिसमस, उसमें 20 से 22 दिसंबर तक करीब 2.25 लाख केसेस थे, और इमीडिएटली 27-28 को सर दिसंबर में 3,77,000 केसेस हो गए, एक बार 5,12,000। सो ऑलमोस्ट डबलिंग पे था सर ये। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और सब लोग मैरी गो राउंड करते हैं सर, खूब नाचते हैं, गाते हैं, और ये अपने लिए एक लेसन है कि अब अपने यहाँ भी जयपुर में कुछ केसेस ज़्यादा आए हैं। हो सकता है ये 24 अपने यहाँ भी थोड़ा सा क्रिसमस का जो है चलन तो है ही है सर, पार्टीज का है। अब मॉल्स में जाके देख, बहुत ज़्यादा भीड़ है सर, ओपन प्लेसेस ज़्यादा होने का कारण यही है कि सर ज़्यादा खाना पीना घूमना फिरना जयपुर में सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो इससे सर एक ही लेसन है कि अभी जो न्यू ईयर आने वाला है सर, अभी 2-3 दिन ही बचे, तो उसमें अपने को रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए सर। 22 दिसंबर को चीफ WHO की साइंटिस्ट है स्वामीनाथन, वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है सर, इंडियन ओरिजिन की है सर। उन्होंने 3-4 बातें बताई थी सर प्री क्रिसमस, पर शायद किसी ने फॉलो नहीं करी। उन्होंने कहा एक तो लाउड टॉकिंग, सिंगिंग और सर ब्रीदिंग। अब जैसे डांस पार्टीज हो रही हैं सर, सांस तेज चलता है, तो अगर कोई भी एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल जो कैरियर है इस वायरस का, वो एकदम से दूसरे लोगों को क्लोज ग्रुप में, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि इंडोर स्पेस, क्लोज स्पेसेस, तो सर उसमें उन्होंने एडवाइस किया कि स्मॉल ग्रुप्स में पार्टी करें, आप अपने घर पे करिए, पर वो जरूरी है कि एक बहुत बड़ा लार्ज गैदरिंग नहीं होनी चाहिए सर। डॉक्टर अग्रवाल साहब ने भी बताया सर कि ये लार्ज गैदरिंग, इसके लिए अपने को स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए सर, और पुअरली वेंटिलेटेड होते हैं। तीसरी बात सर, जो अगर बाहर घूम रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे लोग, और मास्क का भी सर लाइफ लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि जो अपन ट्रिपल लेयर मास्क लगा रहे हैं वो 3-4 दिन तक काम आ जाएगा। नॉर्मल मास्क, उसको ये एडवाइस किया गया कि उसको धो के दोबारा पहने, अगर करना है लगातार ना पहने सर। और ट्रिपल सर्जिकल मास्क जो है वो तो कुछ घंटों का ही प्रोटेक्शन देता है, और लोग उसी मास्क को रिपीटेडली चेंज करते हैं। ये प्लस टाइट फिटिंग मास्क होना चाहिए सर, फिटिंग बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए मास्क की, अगर प्रिवेंट करना है सर। दूसरा सर, वो प्रिकॉशनरी डोज की बात आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। सिर्फ नाम थोड़ा सा प्रिकॉशनरी वर्सेस बूस्टर, वर्ल्ड ओवर बूस्टर ही लगाया जा रहा है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। जैसे किसी को mRNA लगा है तो उसको दूसरा वैक्सीन लगा दिया गया है, ये सब हो रहा है। पर अपने यहाँ सर क्या बूस्टर की जगह प्रिकॉशनरी इसलिए कहा गया है कि अपने यहाँ सर 3-4 नए वैक्सीन आने वाले हैं सर, तो शायद आगे अपने को चॉइस मिल जाए कि आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर मतलब सेम चीज,
या लिटिल बिट कंसर्न वैक्सीन, इसलिए इन्होंने प्रिकॉशनरी नए वैक्सीन आ रहे हैं सर। एक जाइकोवी डी वैक्सीन है जिसका एसएमएस में ही ट्रायल हुआ सर, हम ही प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे इस ग्रुप के, और बहुत अच्छा वैक्सीन है वो। उसमें प्रोटेक्शन साइड इफेक्ट बिल्कुल कम है, वो आने ही वाला है, और बच्चों में भी वो अप्रूव्ड है सर 15 से 18 साल, तो अभी जल्दी से जल्दी वो बहुत अच्छा वैक्सीन है। दूसरा सर, एक नेजल वैक्सीन की बात हुई। अब सबसे बड़ा सर ड्रॉबैक ये जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन का है, इसमें क्या है कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं रुकता। नेजल वैक्सीन आ जाए तो वहां लोकल इम्यूनिटी भी बनाएगा और वो एक से दूसरे ट्रांसमिशन में ही रोक देगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट होने वाला है नेजल वैक्सीन का। तो नेजल प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों हो जाए तो लंग्स में तो 95% प्रोटेक्शन हो जाएगा, और ट्रांसमिशन अब ये एक दूसरे से नहीं फैलेगा सर। बाकी तो सर यही है कि 11% राइज है ग्लोबल एवरी वीक इनमें केसेस में। तो सर लास्ट में समरी में यही है कि सर अपने को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी, और ज़्यादा ओपन प्लेसेस में सर पार्टीज वगैरह हो रही हैं, क्लोज ग्रुप में जरूर कर लें, क्योंकि आपने जैसा फरमाया सर बंद तो नहीं बिल्कुल कर सकते, बट फिर भी खुले आम जो लोग घूम रहे बिना मास्क के, उसमें कम से कम 1 सप्ताह तक अपने को ये रखना चाहिए सर स्ट्रिक्टनेस। धन्यवाद सर। आरके गुप्ता जी। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों में जो वैक्सीनेशन चालू करना है 15 से 18 वाला, ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसके लिए हमें सभी को प्रमोट करना चाहिए और अपनी कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी लग पाए, क्योंकि ये 15 से 18 का जो ग्रुप है इसमें भी कोविड जितना और एडल्ट्स में ख़तरनाक है उतना ही होता है। दूसरा सर, जो नई रिसर्च आ रही है और जो यूएस में आ रहा है स्टडी, कि लेस देन 5 इयर्स के पेशेंट्स में सडनली कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, और वहाँ पीडियाट्रिक एडमिशन्स में 50% तक की वृद्धि पाई गई है। मतलब वो 1.5 गुना हो गए हैं एडमिशन्स पिछले 1 सप्ताह में। और 5 साल से छोटे बच्चों में कोरोना काफ़ी पाया जा रहा है, और उनमें सांस में प्रॉब्लम, जैसे फ्लू होता था सर, जैसे कि हम ये मान रहे हैं ना ओमिक्रॉन जो है ये फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता हो गया है। तो फ्लू वाला जो रूटीन में स्वाइन फ्लू और रूटीन फ्लू है सर, ये बेसिकली बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हो सकता है ये ओमिक्रॉन भी उसी तरीके से 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम करे। जो अभी यूएस की अभी पिछले 7 दिन का डेटा आया है, उसमें वहाँ एडमिशन काफ़ी बढ़ गए हैं बच्चों में, और उनमें से काफ़ी सीरियस भी हो रहे हैं। तो इसके लिए भी सर हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा। तीसरा सर हमें ये है, जैसा मैंने सर कि बच्चों में कोरोना के सिम्टम्स के लिए हमें वाकिफ़ होना पड़ेगा कि खांसी जुकाम के अलावा वो दस्त करके भी आ सकते हैं, उल्टी करके भी आ सकते हैं, पेट दर्द करके भी आ सकते हैं, और केवल चिड़चिड़ापन बढ़ के भी आ सकते हैं। बुखार के साथ चिड़चिड़ापन बढ़ के भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनमें हर पेशेंट में खांसी जुकाम हो। ये सर अपने को एक ध्यान रखना। और कोई बोलना चाहेंगे डॉक्टर सर? बोलिए, आप गुप्ता जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर पी आर गुप्ता, थैंक यू सर। सर, प्रोफेसर कट्टुमन हैं और उनके सहयोगी हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, उन्होंने कल ही एक मॉडल से भविष्यवाणी की है कि भारत में ओमिक्रॉन का विस्फोट होने वाला है, विस्फोट होने वाला है। उन्होंने ये टर्म यूज किया है, और इस विस्फोट के 2 परिणाम होंगे। एक तो यह कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगा, दूसरा बीमारी भी होगी, चाहे वो बीमारी कम लोगों में हो वैक्सीन की वजह से या ओमिक्रॉन की जो विरुलेंस से कम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आएंगे वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो। अब हमारे लिए यह है कि हम क्या करें। हमारे पास वैक्सीन है जिसमें कम से कम राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए उस फ्रंट पे बहुत ज्यादा अब जोर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 80% से 90% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। दूसरा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये इस समय 0 से 10% ही है। लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, आराम से बिना मास्क के सब पार्टियों में वगैरह में जा रहे हैं। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। मेरा आपसे निवेदन है कि ये समय आ गया है, यही समय है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तुरंत हम चालू करें। जैसे आपने कहा कि जो बुकिंग हो चुकी है, चलो जहां बुकिंग हो चुकी है, लेकिन दाह संस्कार है,
पुनः 20 आदमियों की लिमिट तुरंत कर देनी चाहिए। जो पीए की बैठक है उसमें आवक जावक वाला सिस्टम वापस चालू करना चाहिए। 200 आदमियों का जो शादी में जो लिमिटेशन अपने बांध रखी है, अभी 7 दिन के लिए उसको चलो 200 ही रख दें, लेकिन उसमें भी 200 की स्ट्रिक्टनेस को मेंटेन करें, क्योंकि 200 के बजाय 1000 जा रहे हैं। और यदि हमारा यही रहता है तो पुनः शादियों में लिमिट 40-50 की वापस करनी चाहिए। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट है उसको जगह जगह मतलब रैंडमली या बाई चांस उनको वो करना चाहिए, ताकि मतलब जो है लोगों में यही मेरा निवेदन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो नाउ और नेवर, ये वाली स्थिति आ गई है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। जी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हाउस का आदेश होगा मैं पालना कराऊंगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अभय कुमार जी, मंत्री जी पहले बोले। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या होता है एसओपी में बंद क्यों करा था मेरे ख्याल से? माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के साथी, डॉक्टर साहब, वैसे तो डॉक्टर साहब ने आज जयपुर में जो चिंता बढ़ी है, 60% से अकेले ज्यादा जयपुर में केसेज 13 जिलों में अभी 0 है। ये सुखद बात है, 13 जिले अभी अछूते हैं। और जो जयपुर में तो एक तरह विस्फोट ही हो रहा है, तो हमको जयपुर का कोई न कोई समाधान करना चाहिए, नहीं तो 31 जनवरी की 1 जनवरी आएगी, हो सकता है केस और ज्यादा तेजी से बढ़े। इसलिए आप कोई भी निर्णय करें। वैसे दवाई वगैरह सारी सब ठीक है, सैंपलिंग हो रही है। 1,20,21 लाख इस महीने में हुई डोजेज, और 2-3 दिन में और ये 25-30 के करीब पहुंच जाएगी। और 90% आपके निर्देश के बाद 90% फर्स्ट डोज होना बड़ी उपलब्धि, और 74% सेकंड डोज हो गया। तो ये तो 15 जनवरी तक ही 100% करने का लक्ष्य है। आपके निर्देश हुए कि 23 जनवरी, मेरे ख्याल से 15 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे, और तेजी से इसमें काम है आपके निर्देश के बाद। और 13 जिले में तो अभी कोई केस नहीं है, वहां चाहे सख्ती लागू नहीं हो, पर जहां 10 से ऊपर केस है, ये 8-9 जिले हैं, या तो निश्चित रूप से हमको कोई न कोई गाइडलाइन ठोस करनी चाहिए, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। जयपुर को तो विशेष आप जो भी निर्देश दे वो जयपुर में तो पालना होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। अभय कुमार जी। सर, अभी भारत सरकार ने 2-1 दिन पहले गाइडलाइन भेजा है सर, और उन्होंने उस गाइडलाइन में, जैसा वैभव जी बता रहे थे, पूरे विश्व में जो स्थिति है उसके हिसाब से और अन्य राज्यों में जो स्थिति है उसके हिसाब से ये कहा है कि हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उनकी जो बेसिक थीम है कि अभी स्थिति है सतर्क रहने की और सावधान रहने की। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, पहले वैभव जी ने भी बताया सर, कि वैक्सीनेशन ऐसी चीज है सर जिसकी वजह से लोगों के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें जो इन्फेक्शन से उतने सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के ड्राइव को सर अपने को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा के रखना चाहिए। मंत्री जी ने भी बताया सर कि वैक्सीनेशन में काफी अच्छा काम हुआ है। तो जो प्रपोज है सर, जैसा आपने निर्देश दिया था कि जो वैक्सीन के दोनों खुराक है उसकी अनिवार्यता पे हमने गाइडलाइंस पे फोकस रखा है सर। और भारत सरकार ने भी जो 6 पैरामीटर्स दिए थे उसमें वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट रखा था। आपने जैसे फरमाया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली 31 जनवरी से करेंगे, और 31 जनवरी तक ये व्यवस्था डाली गई है सर कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, कोचिंग संस्था है, वहाँ जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्रा हैं, वो वैक्सीनेशन कराने से समस्त राजकीय कार्मिकों से, और जो अपने सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स हैं, उसमें ये है सर कि जो आए जो 18 वर्ष से ज्यादा के हैं वो वैक्सीनेटेड हो सर।
समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी और जहां पे भी जा रहे हैं वो लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और ये भी अपेक्षा की गई है कि मॉल्स हो, दुकान हो और जो अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो वो समस्त प्रकार में वैक्सीनेटेड हो। सर ये मामला एक हाईकोर्ट में भी आया था और ये बात आई है कि जो भी अपना परिसर है, या जैसे मैं ऑटो है तो ऑटो चालक हूँ, तो मुझे एक डिस्प्ले करना पड़ेगा कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ या नॉट वैक्सीनेटेड हूँ। तो ये व्यवस्था हमने प्रस्तावित किया है कि आपके सामने कि ये क्लैरिटी करने और वैक्सीनेटेड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार से राज्य चल रहा है तो अपना पूरा फोकस रहेगा सर कि हम वैक्सीन को और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं। कुछ इसमें सर समारोह और आयोजन के संदर्भ में सभी लोगों ने बात कही। सर अभी आज की तारीख में राजस्थान में किसी भी प्रकार का अपर लिमिट नहीं है, तो ये प्रस्तावित किया गया है सर कि किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम हो, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद या मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य राज्यों में तो सर काफी पाबंदियां लगाई जा रही है, बट अभी ये प्रस्ताव है कि इसमें लोगों से हम वो करें कि जन अनुशासन को मनाएं, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन पर जोर रखें और एक अधिकतम 200 व्यक्तियों का अपने प्रस्ताव दे रहे हैं सर कि ऐसी व्यवस्था रखें। और यदि कहीं पर बहुत आवश्यक हो 200 से अधिक करने का तो जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के अनुमति से ये कराया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव किया जा रहा है कि 200 की लिमिट रहे सर। नेक्स्ट सर, जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है जन अनुशासन का वो अभी 11 बजे से 5 बजे का है। इसमें थोड़ी सी सख्ती इन द सेंस ये है सर कि जब सिटी या मिनी बस है वो 11 बजे के बाद अनुमत नहीं रहेंगे सर। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो होम डिलीवरी तो 24 घंटे जैसे पहले था कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी वेबसाइट गतिविधियां हैं सर वो 10 बजे तक बंद हो जाए, इसको हम इन्फोर्स कर दें, ये प्रस्ताव है। और एक सर चूंकि नववर्ष का समय है और जैसे बात भी आई है कि बुकिंग्स हो रखी है, तैयारी है, तो प्रस्ताव ये भी है कि सिर्फ नववर्ष की रात में कर्फ्यू में 2 घंटे की हम ढील दें। उसके पीछे सर ये भी कारण है कि उस दिन वो लोग निकल जाते हैं, यदि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगले दिन तरह तरह की बातें आएंगी और लोगों की तैयारियां भी होगी। 2 घंटे की छूट भी प्रस्तावित की गई है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका थोड़ा सख्ती से पालना करें सर। मास्क लगाना बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि वैक्सीनेशन तो इन्फेक्शन के बाद बचाता है बट एक्चुअल इन्फेक्शन मास्क बचाता है सर। सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और वेंटिलेशन, अभी भी बात आई थी सर, क्लोज स्पेसेस में ज्यादा समस्या है, ओपन स्पेसेस में हम जितना समय बिताएंगे सर वो बेहतर है। 2 और बातें सर सामने रखना चाह रहा हूँ सर। आज ही बात चली थी सर, दिल्ली ने क्या किया सर। दिल्ली ने एक येलो अलर्ट जारी किया है, उन्होंने एम्बर, ऑरेंज और रेड की बात की है। उन्होंने काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो पे लगाए हैं, जिम्स बंद कर दिए हैं, सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया है, बार्स में 50% कर दिया है, रेस्टोरेंट्स को 50% कर दिया है। तो सर ये इंपॉर्टेंट है कि मैसेजिंग राजस्थान में रहे कि हम यदि जन अनुशासन में रहेंगे तो आगे वाली जो परिस्थितियां हैं जिससे हमारी व्यावसायिक गतिविधियां रुकती है उससे बचा जा सकता है। तो ये फोकस ये रहना चाहिए कि हम जन अनुशासन में रहें सर, अपने को अभी नियंत्रित रखेंगे तो इस तरह की परिस्थिति जो दिल्ली या अन्य राज्यों में आ रही है उससे बचा जा सकता है। और मैं मास्क क्यों लगाऊं, मैं वैक्सीनेशन क्यों कराऊं, तो सर एक बड़ा अच्छा नोट आया था सर नेक्स्ट डे कि हमें ये फोकस करना चाहिए सर कि कम्युनिटी के लिए, लोगों के हमदर्दी के हिसाब से खुद के लिए भी सर हमें मास्क पहनना चाहिए, ताकि जैसे लास्ट में लिखा है कि आई वांट माय कम्युनिटी टू थ्राइव, बिजनेस टू स्टे ओपन, एम्प्लॉयज टू स्टे हेल्दी, कीपिंग अ लिड ऑन कोविड हेल्प्स अस ऑल। तो ये एक ऐसा कारण है जिसके लिए मुझे इस मास्क लगाना चाहिए ताकि हम सब अपने जो गतिविधियां हैं उसको कर सकें सर। तो मास्क लगाना और वैक्सीनेशन कराना, इसको एक बैकड्रॉप बनाते सर प्रस्ताव रखा है सर इस गाइडलाइंस को जारी करने का। इतना ही कहना। थैंक यू। कल एक पॉइंट ये जो ये छूट की बात की है रात को 11 बजे से 1 बजे तक, और 31 को तारीख को, एक दिन के लिए बाकी दिन तो हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए छूट सके? इसमें संख्या में भी छूट देंगे या संख्या में छूट नहीं देंगे? संख्या में छूट नहीं, नहीं तो कर्फ्यू में छूट दे रहे हैं ना, तो कर्फ्यू में छूट में डी साहब बताओ आप कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अभी जो पब्लिक का मूड है पहले वाला नहीं रहा है। पहले तो जो कहा वो किया उन्होंने, मास्क लगाया तो लगाया, वैक्सीनेशन काफी अच्छा हुआ राजस्थान के अंदर।
अब क्या लोग देखते हैं कि कुछ डेथ हो नहीं रही है, आराम से हैं, सब कुछ ठीक है। अब आप कहीं जाए जयपुर में भी मंत्री जी, तो आपको 90% लोग मिलेंगे, 95% लोग मिलेंगे बिना मास्क लगाएंगे। कल ही मैं गया 2-3 जगह, तो स्थिति है। अगर हमने छूट देने की बात की इस प्रकार से, 2 घंटा आप सेलिब्रेट करो, इस प्रकार की सेलिब्रेटिंग वाली बात ही है। तो होटलों में वैसे ही करेंगे, वो तो अलग बात है। पर कर्फ्यू में छोड़ देने का मतलब आप कहीं भी सड़कों पे आओ, कुछ भी करो, ये हुआ इसका मतलब। तो वो फिर अगर मैं जाएगा फिर आगे आप जो है स्ट्रिक्टनेस जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्टनेस करना अपने आप में आवश्यक भी है कि अगर हम लोग मार्च पे कंपटीशन नहीं करेंगे, अगर हमने वैक्सीन को दबाव देकर नहीं करवाया, सबको तकलीफ आ सकती है। प्रोटोकॉल डिस्टेंस वाला कैसे करें, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से वो होटल्स के अंदर ही सेलिब्रेट करें, रोड्स पर नहीं आए। रोड वाली तो रेस्ट्रिक्शन रहनी चाहिए मेरे हिसाब। हुक्म मेरा एक निवेदन है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। जो भी आदमी जाएगा वो 12 बजे बाद पहले तो आना नहीं लौट के, और हर आदमी कोई जरूरी नहीं होटल में ही स्टे कर रहा हो, आउट मतलब किसी न्योते पर भी जा सकता है, तो वो वापस तो घर आ रहे ही आने। अगर वो पार्टी 12 बजे से पहले कोई खत्म नहीं हुई, जब तक 1 जनवरी नहीं आएगी, तो ये अगर आप कर्फ्यू लगा देंगे तो वो व्यक्ति जो अंदर है वो घर कैसे पहुंचेगा? कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। नहीं, कर्फ्यू तो अभी आपके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। केवल सुनिए, 31 तारीख की बात, टेक्निकली कर्फ्यू अभी आपके हैं पहले से ही। अभी खाली छूट देने की, न्यूज देने की बात है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। एक तो न्यूज अभी तो चल ही रहा है, अभी कर्फ्यू है, पर लेंची बढ़त रही है सरकार। न्यूज नहीं देनी चाहिए सर। घर आने की बात एक अलग हो गई विश्वेंद्र जी, लेकिन जैसे साहब का इनका कहना है कि रोडों पे लोग 100-100, 50-50 लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रुप बना के सड़कों पे खड़े हैं, वो चीज ना हो। आप क्या होता है यहाँ पे मैंने तो देखा नहीं कहीं, हमने तो देखा नहीं सड़कों पे कोई नाचते। ऐसा सीएम साहब ये जो बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं विश्वेंद्र सिंह जी, कि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अभी जैसे आपने कर्फ्यू कॉल कर दिया 11 से 5, ये बात तय है कि लोग जब भी ओमिक्रॉन आता है और आप गाइडलाइन जारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ लापरवाही करते हैं, लोगों में दहशत होती है। मैं मेरा बताऊं, जैसे चर्चा घर में चालू हो जाती है, घर वाले जो आप मास्क लगा के जाओ, आप भीड़ में खड़े थे बिना मास्क के, चालू हो जाता है। माँ भी कहेगी, घर वाले भी कहेंगे, फादर भी कहेंगे, तो ये शुरू हो गया। ये 11 से 1 बजे तक की बात कर रहे हैं ना, कर्फ्यू में छूट इसलिए देनी पड़ेगी, हम छूट नहीं दें और पब्लिक फिर भी रोड पे आए, अननेसेसरी टकराव क्रिएट, तो लोगों में गलत मैसेज नहीं है। और आपको मैं सही कह रहा हूं, भीड़ हो रही है, ओमिक्रॉन मान गया ओमिक्रॉन है, ऐसे लोग भी बहुत हैं, तो सब गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जरूरी है, नहीं तो गलत मैसेज जाता है। लेकिन 31 तारीख को तो हमें छूट देनी पड़ेगी। हम आपको झूठी हाँ में हाँ कर दें, गलत बात है। तो बिल्कुल लीडर को तो पता होनी चाहिए पूरी बात, बुरा मानने की बात ही नहीं। 12 बजे कोई आदमी आएगा, घर पे निकल गया, या तो हम ये कहें कि आप सेलिब्रेट मत करो स्ट्रिक्टली, या हम कहें कि हाँ आप जाओगे पार्टी करोगे, तो फिर उसके बाद 1 बजे आएगा आदमी। होता क्या, पुलिस क्या करेगी, उसका मिसयूज करेगी, रास्ते में लड़ लेंगे आपस में लोग और कुछ नहीं होगा। तो गाइडलाइन करें, एक जारी करें, या तो हाँ या ना, दोनों में से एक होना चाहिए। राजस्थान के लोग जो है, मैंने देखा कॉपरेट बहुत करते हैं। दीपावली का आपने कहा तो मुझे आश्चर्य है कि पिछली बार तो दीपावली पे एक भी पटाखा नहीं फूटा। हम लोगों ने रोटी खिला दी रीत वालों को, प्रदेश की जनता को कैसे रोका आप? कहीं 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 तो हो ही सकता था, एक भी पटाखा सुनने को नहीं मिला। पिछली बार दीपावली बहुत बड़ी बात थी वो। तो ये तो मैंने इसलिए पूछा आप सबसे कि आप बताइए कि ये तो ठीक है जो चल रहा है, तो उसमें अपन रिलीजन रखें। एक आप न्यूज हम छूट दे रहे हैं आपको, मतलब आप उनको, उसमें फर्क होता है। वो कहने का मतलब होता है भाई आप आराम से बाहर आइए, घूमिए फिरिए, आपको तो आप देख लीजिए क्या करना है। तो भी अब हमारी जारी करेंगे रात को ही छूट दिया तो 1 की बजाय 2 बजे तक साइलेंट ही रखो ना सर, जो चल रहा है उसको चलने दो बस, ना छूट दो ना कुछ न्यूज में दो, साइलेंट ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं, इसमें सर मेरा एक निवेदन था सर, इसमें अपन सर 1 मिनट सर, इसमें अपन ये कर सकते हैं कि होटलों में विदाउट वैक्सीनेशन अलाउ नहीं होंगे, ये तो मैसेज दे ही सकते हैं अपन। नहीं, होटलों में विदाउट वैक्सीनेशन कोई अलाउ नहीं होगा, ये तो मैसेज दे सकते हैं। उसमें तो क्या है बुराई जी, वो तो अपने 1 महीना टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि एकदम वैक्सीन हो नहीं सकता ना, वैक्सीन इसमें नहीं होता है।
नहीं होटलों में सर उस दिन न्यू ईयर्स को तो कम जाएंगे लोग बाग। इसको साइलेंट रखिए, क्या करें, साइलेंट रख लेते हैं और डीजी साहब ध्यान रख लेंगे और क्या बात नहीं, क्योंकि अभी आप या तो फिर आप बिल्कुल ठीक कहा सबने, या तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं हमें तो बैन करना है, तो अगर आप खाली 2 घंटे ही छूट की बात करेंगे तो उसमें कई मायने निकलेंगे, फिर आगे भी हम लोग ज्यादा उनको सख्ती नहीं कर पाएंगे। 31 के बाद तो आप कर लेना, 31 तक तो आपको नहीं करनी चाहिए, 31 तक तो अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं। आप बताओ तुम 2 दिन पहले हम कहें कि आप 31 को ये मत करना, तो या तो हम करते इसको 10 दिन पहले, यदि 31 को तो आपको 31 तक तो छूट रखनी चाहिए। सर एक निवेदन करूं सर, जो हमने पटाखे छोड़ने की छूट दी थी सर, वो 31 तारीख को दी है, वो 11:55 बजे रात से 12:30 बजे तक की है। लेकिन सभी मानते हैं सर कि जो न्यू ईयर का प्रोग्राम है वो जो दिन बदलता है सर 31 से उस समय होता है सर, और यदि कोई खाना खाने कहीं भी गया है सर तो ये अपेक्षा करना कि वो 12 बजे पहले लौट जाए सर, वो व्यवहारिक सिर्फ इतनी सी बात है। 2 बजे 2-2:30 बजे तक होगा वो, तो फिर जैसे पहले मास्क के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, मास्क जरूरी है, सड़कों पे कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं मिले, इसको तो आप ये कह ही सकते हैं जी, ये तो। और होटलों वालों को भी निर्देश देते भाई बिना मास्क के आप किसी को नहीं। नो मास्क नो एंट्री। बंद जगह में जाना पड़ेगा, हम हॉल में परमिट करें तो ये कहता आप खुले में करो प्रोग्राम, लॉन में प्रोग्राम करें बजाय उसके कि एक सीएम साहब एक आप देखिए साहब, एक देखिए आप यूपी में, आपने इनसे पूछा नहीं आज, पहले आपका ध्यान नहीं गया, यूपी में केस ही नहीं दिखा रहे, यूपी में तो हो ही नहीं रहा है, कोई परवाह नहीं, उतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो, तो पहले भी नहीं दिखाए थे, पहले भी नहीं दिखाए थे। यूपी में एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है। तो मेरी मीटिंग एक वहाँ तो संत है ना, इसके बाद एक प्रोग्राम और है बीच इनके सामने, सबके सामने